अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, फटाफट आपको पता लग जाएगा और उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको ये बताते चलें कि जी ईरान और पाकिस्तान में आप जानते ही हैं कि 2 दिन से जो है वो कभी ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है, तो आज हमने भी जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर अटैक किया। जी हाँ, बताया यही जा रहा है कि बीएलएफ के कुछ ग्रुप वहाँ पे थे, उसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है और पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ पे 7 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। जी हाँ, 7 लोग इस ऑर्गेनाइजेशंस के 7 लोग जो ईरान में छुपे थे, उनके बारे में पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने मारा है। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि ईरान ने अटैक किया और ईरान किसी को ना मार सका और 2 बच्चे बेचारे जो थे वो उनकी जानें चली गई, लेकिन पाकिस्तान वाले हम बड़े होशियार हैं, हमने जाके वहाँ पे 7 लोग मार दिए। लेकिन और वो भी ठीक वही लोग मारे जिनको मारने गए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिन्हें पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उन्हीं को टारगेट किया गया है। बल्कि कुछ के तो नाम भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक का नाम आसिम बताया जा रहा है जो कि बीएलए का पहले चेयरमैन रह चुका है, उसका कहा जा रहा है उसको मारा गया। फजल शेर बीएलएफ का बताया जा रहा है, फजल शेर के उसकी जान गई है। और ये जिसमें ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, इसमें प्लेन इस्तेमाल हुए हैं इस अटैक के अंदर। और साथ साथ जी फॉरेन ऑफिस का ये कहना है कि जी ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन हम ईरान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान मिलकर जो है वो इस किस्म के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें और उनको मारें या उनको पकड़ने का काम जो है वो किया जाए। पाकिस्तान ने अभी तक ईरान के लिए अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद नहीं की है। ये भी जो खबरें फैल रही हैं कि जी एयर स्पेस बंद कर दी गई है या ईरान का कोई प्लेन यहाँ से नहीं गुजर सकता, वो बात भी सही नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कोई एयर स्पेस बंद नहीं की गई है और पाकिस्तान से जो है ईरान की तरह, ईरान से अगर पाकिस्तान क्रॉस करना पड़े किसी प्लेन को तो वो जा सकता है। साथ साथ मगर मॉनिटरिंग चल रही है जी, मॉनिटर किया जा रहा है। जो प्लेन भी ईरान से पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस करता है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। और खैर इतना तो खैर मेरा ख्याल है राइट बनता है और इतना तो होशियार रहना ही चाहिए। मगर साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, यानी कि काकड़ साहब, उनकी कल ही जो आपने देखा कि 1-2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ और इस दौरान में ही ये सब अटैक वगैरह का हुआ। आज सुबह को 4 बजे जो है पाकिस्तान ने अटैक किया और कल जो है वो ईरान ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। इसके साथ साथ जी ये भी बताया जा रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज किया जाएगा। साथ उन्होंने जी ये भी कहा है कि ईरान की तरफ से, जैसे मैंने कहा, कि आने वाली कोई भी फ्लाइट जो है ना तो उसको रोका जाएगा और ना ही उसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई जाएगी। बहरहाल इस चीज सिलसिले में जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये एक टेंशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में आ गई है। चाइना बीच में आया है और चाइना का कहना है कि दोनों कंट्रीज के बीच में बातचीत करवाएगा और फिर इस मसले का कोई हल निकलेगा। पाकिस्तान अभी भी जो है वो यही कह रहा है कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है। ईरान को वो यही बता रहे हैं कि हमारी ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है। ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया जिसमें वो पाकिस्तान को ब्रदरली इस्लामिक कंट्री बता रहे हो या ये दावा कर रहे हो। भारत, हम आपको बताएं जी, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि जी रोजे महशर यानी यार जब कयामत आएगी ना तो उस वक्त उन्होंने कहा कि उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया, मतलब आपने मुल्क के लिए क्या किया। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि मैंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वैसे मुल्क को दिवालिया करने में भी इन्हीं तरह के पॉलिटिशियंस का हाथ है, लेकिन उन्होंने बचा लिया है, ये दावा वो करेंगे और इनका ख्याल है कि ऊपर वाला मान भी जाएगा। खैर कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब को इसी तरह की स्टेटमेंट देने की आदत है और हमें सुनने की आदत है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बता दें, ये आपको इमरान इस्माइल साहब दिखाई दे रहे हैं और इमरान इस्माइल साहब का कहना ये है, शाह महमूद कुरैशी अपना ग्रुप
बनाना चाहते थे यानी तश्कील देना चाहते थे, जिस पर हमने साथ देने से माजरत कर ली। जी हाँ, खैर शाह महमूद कुरैशी साहब पे पहले भी इस तरह की कई एलिगेशंस लग चुकी हैं कि वो इमरान खान की पार्टी में जब इमरान खान साहब के साथ काम कर रहे थे एज अ फॉरेन मिनिस्टर, तब उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाने की कोशिश की थी। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए ये भी कहा जाता है कि कई बार उन्होंने ये भी कोशिश की कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए इमरान खान को हटा के, लेकिन बहरहाल ये सुनी सुनाई बात है। लेकिन खैर शाह साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये तो खैर पक्की खबर है। ये तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जो शाह महमूद कुरैशी साहब को थोड़ा बहुत जानता है या उनके स्टेटमेंट्स देखता रहा है, वो उनकी इस बात को मानेगा कि वो ऐसा करना चाह रहे थे। बहरहाल हम एक बार फिर हमारे सामने हैं जी शहबाज शरीफ साहब, और इस बार शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं हम आपको वो भी बता देते हैं। नवाज शरीफ को मौका मिला, अगर नवाज शरीफ को मौका मिला तो अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क है यानी जो खलीज है, जो डिस्टेंस है, उसको कम करेंगे। मतलब अमीर और गरीब के बीच के डिस्टेंस को कैसे कम करेंगे। अच्छा, ये लोग बातें करते हैं, ये लोग कोई अपना प्लान नहीं बताते, इनके पास क्या प्लान है, कैसे कम कर देंगे, क्या करेंगे। नवाज शरीफ साहब अपनी आधी प्रॉपर्टी जो है या 80% प्रॉपर्टी, 60% प्रॉपर्टी में, उसके बाद भी उनके पास बहुत कुछ रह जाएगा, क्या वो आम पब्लिक को दे देंगे? क्या वो इस मुल्क के गरीब लोगों में बांट देंगे? तो इसी तरीके से तो जो है डिस्टेंस कम हो सकता है ना। अगर के पास भी पैसा हो, आपके पास भी पैसा हो, तभी तो डिस्टेंस कम होता है। ऐसा तो नहीं होता कि आपके पास सारा पैसा है और दूसरे के पास एक वक्त की रोटी नहीं है तो डिस्टेंस कम हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ लोगों को इतनी आदत डाल दी है इन पॉलिटिशियंस ने कि बस इन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते हैं और समझते हैं कि यही लोग कोई चमत्कार दिखाएंगे जिससे कि मुल्क के हालात को सही होंगे। लेकिन ये बात याद नहीं रखते कि पॉलिटिशियंस ने ही जो है वो मिलकर और अपनी कुर्सी के चक्कर में मुल्क का ये हाल कर दिया है। खैर हम आगे बढ़े और एक बार फिर आज तो लग रहा है कि पूरा शो ही शायद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। शहबाज शरीफ साहब की खबरें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आज पूरा तुम लोगों ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर शो रखा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मेरी टीम खड़ी होती है, आपको तो पता ही है। खैर रोज हशर, ये फिर वही कह रहे हैं रोज हशर, जो पूछा जाएगा तो कहूंगा कि जी मैंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था। यार ये तो पहले भी हमने बताया, लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब भी मुख्तलिफ कलर के कोट पहन पहन के एक ही स्टेटमेंट देते चले जा रहे हैं। खैर हम आगे बढ़े और ये जी आपको जान अचकजई साहब दिखाई दे रहे हैं। जी जान अचकजई साहब जो है वो स्पोक्स पर्सन है आजकल बलोचिस्तान के। ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है, ये कहना है उनका। खैर वो तो सही है सर, लेकिन अगर आप टेररिज्म को नहीं रोकेंगे, टेररिस्ट को अपने आप बना देंगे और उसके बाद उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देंगे, तो फिर बाकी कंट्रीज क्या करें? फिर यही होगा कि एक एक करके आप यहाँ जो है इस किस्म के अटैक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो बेहतर ये है कि पहले हम अपने आप को सुधार लें, उसके बाद हम किसी को कुछ कहने के काबिल होंगे। खैर हम आगे बढ़े और जहांगीर तरीन खान साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, जहांगीर तरीन खान साहब एक पॉलिटिशियन है। इमरान खान के, जब इमरान खान साहब पॉलिटिशियन बनने के लिए या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बल्कि आने वाले थे, तो उस वक्त इन्हीं ने अपने जहाज में भर भर के जो लोग इलेक्शन जीत गए थे उनको लेकर आया और इमरान खान की पार्टी में शामिल करवाया। इमरान खान की कामयाबी में, इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने में जहांगीर तरीन खान साहब का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन उनका कहना ये 10 से 12 साल एक जमात के लिए दिन रात काम किया, यानी कि पीटीआई के लिए, और जब वो लीडर साहब वजीर आजम बने तो सब कुछ बदल गया। जी हाँ, तो जाकिर तरीन खान साहब, आपको पता नहीं कि जब लोगों के पास पावर आती है, जब लोग अपना मकसद हासिल कर लेते हैं, तो सबसे पहले वो अपने दोस्तों को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं और वो ये कहते हैं नहीं हमारी तो उनसे कोई दोस्ती ही नहीं है। दोस्त उस वक्त तक ही रखते हैं जब तक उनको उन लोगों से काम होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेरे साथ कई लोगों ने जो है अपने काम निकलवाए, जी ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बाइट बनवा दीजिए, वो कर दीजिए, फलाने को शो में भेज दे। मैं मीडिया के लोगों की बात कर रही हूँ या कई ऐसे, हर एक को नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों के साथ मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि उन्होंने जो है वो कई साल जो है वो दम भरते रहे कि जी आप हमारी दोस्त हैं और हमें ये काम कर दें, वो फलाने को बुला दें, ये कर दें, ये नंबर दे दें, वो कर दें। और उसके बाद जब उनका मकसद पूरा हो गया, उनका काम निकल गया, तो उन्होंने कहा कि जी आप तो हमारी दोस्ती नहीं है, हमने तो कभी आपको दोस्ती नहीं समझा। तो खैर हमें भी उन लोगों से कुछ शिकायत नहीं है, क्या करें अगर हम ही बेवकूफ बने। तो जहांगीर तरीन खान साहब, आपके साथ भी यही हाथ हुआ है कि आप दोस्त बने और दोस्त बन के आपने सब काम किए इमरान खान साहब के लिए, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले आपको ही पहचानने से इनकार कर दिया। आपकी इस बात को, आपकी इस पेन को या आपके इस चीज को कि आपके साथ गलत हुई है, उसको मैं बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, इसलिए कि मैं
खुद इसी बात की विक्टिम हूँ कि मेरे कई दोस्तों ने जो है मेरे साथ इसी तरीके से किया कि कई मुझसे काम करवाए और मुझे कहा कि जी मीडिया का काम है, ये है वो है, और उसके बाद जब जरूरत नहीं रही तो उन्होंने कहा आप तो हमारी दोस्त ही नहीं है, बल्कि मुझे क्या दूसरों से कहा कि हम वो हमारी दोस्त नहीं है, और भूल गए कि पहले किस तरह से बात किया करते थे, पहले किस पता इंसान में थोड़ा सा ज़र्फ होना चाहिए। मैं कहती हूँ इंसान की आंख में थोड़ा सा शर्म का पानी भी होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं और आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपसे मतलब आपके जो दोस्त हैं वो आपसे क्या मांग रहे होते हैं या क्या ऐसा आपसे कह रहे होते हैं कि आप उनको एकदम ही पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन खैर क्या किया जाए, वैसे लोगों का ये कहा जा सकता है, हो सकता है किसी दूसरे के बहकावे में आ गए हों, किसी दूसरे ने कान में कुछ और बात कर दी हो, लोगों ने बहका दिया हो, लोगों ने भटका दिया हो। लेकिन खैर ये एक छूट हम दे सकते हैं अपने दोस्तों को जो इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो ऐसे ही जाकिर तरीन खान साहब, आप भी इमरान खान साहब के लिए सोचिए, हो सकता है किसी ने खान साहब को बहका दिया हो, किसी ने खान साहब को आपके खिलाफ कर दिया हो, कोई गलत बात कर दी हो। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक थोड़ा सा जो है ना मार्जिन रखना चाहिए हमें अपने दोस्तों के लिए कि कभी हमारे दोस्त अगर हमारा दिल दुखाएं या हमें परेशान करें तो हमें जो है वो थोड़ी सी छूट उनको दे देनी चाहिए कि ठीक है, हो सकता है कभी ठीक हो जाए। बहरहाल यही चीज जहांगीर तरीन खान साहब के लिए भी है कि हो सकता है इमरान खान साहब के साथ एक बार फिर बातचीत हो जाए उनकी, एक बार फिर इमरान खान और जहांगीर तरीन खान साहब को हम साथ साथ देखें, हंसते बोलते जैसे हम पहले देखा करते थे। खैर हम आगे बढ़ते हैं और ये जी बिल्कुल शेख रशीद साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, और शेख साहब तो आप जानते ही हैं आजकल एक बार फिर शेख साहब जो है वो अरेस्ट हो गए हैं और उसका उनको कोई गम नहीं है। वो कहते हैं जो भी हलाली पीटीआई वर्कर है वो, यानी कि हलाली से उनका मतलब है जो हलाल खाता हो, मेरे ख्याल वो कह रहे हैं, वो कलम दवात के निशान पर वोट देगा। यानी कि इनका जो निशान है इलेक्शन के लिए जो निशान मिला है इनको शेख रशीद साहब को, वो कलम और दवात है, यानी कि पेन और इंक। मैंने कहा बता दूं ये कलम दवात हो सकता है हमारे बहुत से देखने वालों को समझना है। पेन और इंक जो होती है ना, वो जो पहले जमाने में लिखा करते हैं डबो डबो के, हाँ जी, तो डुबो डुबो के, सॉरी मैं डबो डुबो के बोलती हूँ, मेरे दोस्त कहते हैं डुबो डुबो के। खैर तो वो कलम दवात जो है यानी कि पेन और इंक जो है वो उनका शेख रशीद साहब का निशान है, और शेख साहब का कहना है कि पीटीआई के लोग भी जो है वो उनको ही यानी कि शेख साहब को ही वोट देंगे। अब देखते हैं शेख साहब, पीटीआई के लोग तो पीटीआई को वोट नहीं दे रहे। मैंने सुना है आजकल इतना बुरा वक्त आया हुआ है, आपको मिलते हैं वोट या नहीं मिलते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर आगे बढ़े हम, और ये जो आपको नजर आ रहा है, जी हाँ ये आपको चर्च दिखा रही हूं मैं। जी हाँ 8 अरब 21 करोड़ की चर्च पकड़ी गई है और पाकिस्तान में केपीके से, और बताया ये जा रहा है कि जी इतनी ज्यादा मिकदार में चर्च जो है वो स्मगल की जा रही थी। सोचिए इतना पैसा, 8 बिलियन, और 8 बिलियन 21 करोड़ जो है उसकी समझे माने सिर्फ चर्च पड़ी हुई है, और हमें कहते हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं है पाकिस्तान में, हमारे पाकिस्तान का हाल खराब है, आईएमएफ के पास जा रहा है, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, कभी सऊदी अरब से मांग रहा है। भाई इतनी चर्च आपकी अगर है तो बस चर्च उगाओ और चर्च बेचो और फिर खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ और इसी तरीके से कमाओ, फिर यही रह गया है। लेकिन बहरहाल ये इतनी बड़ी तादाद में जो है चर्च पकड़ी गई है, और यकीनन इसमें पुलिस वालों ने यकीनन बड़ा कारनामा किया कि पकड़ लिया। वरना पहले तो मैंने सुना था मेरे फादर के टाइम पे, वो कहते थे कि ये हीरोइंस वगैरह या ड्रग्स जो पकड़ी जाती थी तो हमारे वो पे टीवी होता था तो उस पे दिखाया जाता था कि जला रहे हैं चर्च को, जला वो सॉरी हीरोइन को जलाया जा रहा है, जो ड्रग्स होती है ना तो उसको जलाया जा रहा है। तो मेरे फादर कहते थे ये असल में ये पुलिस वाले जो है ना, ये जो जिन लोगों के हाथ में ही होती थी कस्टम वाले, ये अपने पास रख लेते हैं और उधर नमक डाल के ना नमक को जलाते हुए दिखाते हैं पब्लिक को, देखो जी हमने तो ड्रग्स जला दी। तो ये मेरे फादर ने बताया था मुझे, तो इसलिए मुझे पता है कि अभी भी हम लोग काम कुछ इसी तरह से करते हैं, और ये जो ड्रग्स पकड़ी गई है ना उसको पकड़ के बेचना इन्होंने भी है। ये नहीं कि जला देंगे फेंक देंगे कुछ कर देंगे, नहीं, इन्होंने भी ये जो ड्रग्स पकड़ी है उसको आगे जिनके हाथ में है वो आगे कुछ उसका काम तमाम करेंगे। लेकिन बहरहाल खबर बाहर निकल आई है तो ये जरूर एक फिक्रमंद हो रहे होंगे ये लोग कि यार ये खबर बाहर कैसे निकल आई। खैर यार फिर शहबाज शरीफ साहब, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, आज पूरा का पूरा शो जो है ना वो मुझे लग रहा है कि इसका शो का नाम भेजा फ्राई के वजह शहबाज शरीफ होना चाहिए था। शहबाज शरीफ जी बड़े नाराज हैं कि ये कैसे पाकिस्तान की हदूद में आकर, यानी पाकिस्तान के एरिया के अंदर आकर जो है ईरान ने अटैक कर दिया। और उसके बाद वैसे मुझे अभी तक वही बात मैं फिर कहूंगी कि खैर वो तो हमारे सारे पॉलिटिशियन बड़े बड़े नाराजगी अपनी बता रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जो है उसको पता ही नहीं लगा कि जी वो आए ईरान के लोग आए और ईरान वाले जो है यहाँ पर अटैक करके चले गए। तो उनके लिए मैं ये बता दूं
کہ جب اسرائیل میں جو ہے اس نے حماس نے اٹیک کیا تھا تو اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو اسرائیل ہے اس کی انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ فیل ہو گئی تھی اور انہیں پتہ نہیں لگا کہ حماس نے آ کے اٹیک کیا. تو اس طرح کی جو الزامات لگ رہے ہیں نا انٹیلیجنس فیلئر کے, تو ٹھیک ہے انٹیلیجنس فیلئر ضرور ہے, لیکن یہ چیزیں دوسری کنٹریز میں بھی ہوتی ہیں, میں یہ بتا رہی ہوں. جیسے امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا 9/11 ٹوین ٹاور پہ جا کے جو جہاز ٹکرائے گئے تھے, تو اس وقت امریکہ جیسی کنٹری جو کہ سپر پاور ہے وہ پتہ نہیں کر پائی اور اس کی انٹیلیجنس بھی فیل ہو گئی. تو پھر ہم تو بڑے معمولی سے لوگ ہیں نا جی, پاکستان جو ہے وہ ایک چھوٹی سی کنٹری, ہم لاکھ اپنے چودھری بننے کی کوشش کریں, لاکھ ہم دوسروں کو تڑی لگانے کی کوشش کریں گے اور دیکھ لیں گے تم کو, لیکن اصل میں تو ہم ایک چھوٹی سی کنٹری ہیں اور ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم ہر طرف کی انٹیلیجنس جو ہے نا وہ جمع کر پائیں اور ہر جگہ کی نیوز ہمارے پاس ہو. تو بالکل یہی بات ہے کہ پاکستان کو نہیں پتہ لگا اور ایران سے جو ہے وہ اس قسم کی ایئر اسٹرائک کی گئی, لیکن اس کے بعد پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے. تو یہ دو خبریں جو ہے, ایک پاکستان نے کی اور دعویٰ کیا ہے کہ 7 لوگ مارے گئے ہیں اور وہ بھی جو ٹیرر آؤٹ فٹ تھی ان لوگوں کو مارا گیا, اور لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے بعد جو ہے ایران نے اس سے پہلے جو ایئر اسٹرائک کی تھی اس کے اوپر جی یہ کہا گیا کہ جی صرف 2 بچوں کا بتایا جا رہا ہے. تو یہ دونوں نیوز میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان نے جو کیا ہے, تو چلو وہ مان لیتی ہوں میں کہ انہوں نے 6-7 لوگ مار دیے, نام بھی دے دیے, لیکن ایران کی طرف سے جب کیا گیا تو کسی کو کوئی ہٹ ہو ہی نہیں پایا. یہ چیز ضرور بہت ڈاؤٹ فل ہے اور اس کے اوپر یقیناً کوئی کلیئرفیکیشن آنی چاہیے اور کوئی نیوز جو ہے اس کے بارے میں ٹھیک سے بتانی چاہیے پاکستان کو بھی, اور ایران کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے. ہم آگے بڑھیں. آپ کو دکھ رہے جی بلاول بھٹو کو MNA بنانے کے بعد اسے وزیر اعظم بنائیں گے. جی ہاں, یہ ایک پتا جی بول رہے ہیں, ایک باپ کی آواز ہے ایک بیٹے کے لیے, یعنی کہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ ان کو پہلے MNA بنائیں گے اور اس کے بعد انہیں پرائم منسٹر بنائیں گے. خیر دیکھتے ہیں کہ کون بناتا ہے, اس لیے کہ زرداری صاحب آپ کو تو پتا ہے نا یہاں پہ پرائم منسٹر کون بناتا ہے. آپ بھی تو صدر ایسے ہی بنے تھے نا, آپ کو یاد ہوگا, آپ ایک بار صدر بھی بنے تھے اور اس سے پہلے آپ کے سسر پرائم منسٹر بنے تھے, آپ کی مسز پرائم منسٹر بنی تھی, پھر نواز شریف پرائم منسٹر بنے تھے, پھر عمران خان پرائم منسٹر بنے, بیچ میں نہ جانے 2-3 درجن اور لوگ پرائم منسٹر بنے. پاکستان میں اتنے لوگ جو ہے نا پرائم منسٹر بن چکے ہیں کہ میرے خیال ہے 2-4 ہی رہ گئے جو پرائم منسٹر نہیں بنے. لیکن یہ کہ ان کو پرائم منسٹر کس نے بنایا اور کس نے ہٹایا یہ تو زرداری صاحب سے بہتر کون جانتا ہوگا, یقیناً ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا. تو آپ بھی وہیں جائیے, انہی لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹائیے, انہی لوگوں سے ریکویسٹ کیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے, تو پھر وہ آپ کو طریقہ بھی بتائیں گے اور وہ آپ کو رستہ بھی دکھائیں گے اور وہ آپ کے لیے کام بھی کریں گے. تو لیکن ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو بوٹ پالش تو کرنے پڑیں گے. بہرحال وہ تو خیر آپ جانتے ہیں خاندانی کام ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جی نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب جو ہیں جی ان کا کہنا یہ ہے کہ بلکہ عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ جی نواز شریف جو ہیں ان کے لیے عمران خان کا کہنا ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے, ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہارنے کے بعد نواز شریف صاحب پھر بھاگ جائیں. جی عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے, ایسا نہ ہو کہ الیکشن میں ہارنے کے بعد نواز شریف صاحب پھر بھاگ جائیں. اب عمران خان صاحب جیل میں تو بیٹھے ہیں, جیل میں تو بند ہیں, لیکن خان صاحب کا منہ کون بند کر آئے گا کہ خان صاحب کچھ نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. صرف بات تو سچی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اگر کسی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں اور پتہ لگے کہ نواز شریف صاحب جو الیکشن نہیں جیت پائے, تو پھر نواز شریف صاحب کو ملک میں کون رکھے گا اور کیسے رکھے گا, بات کے اس لیے کہ تو فوراً ہی اڑیں گے اور سیدھا لندن جا کے ہی رکیں گے. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشان ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نظر رکھیے ECL میں نام ڈال دیجئے. بہرحال ECL میں نام جاتا ہے یا نہیں جاتا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم بڑھتے ہیں آگے, اور جی یہ آپ کو دکھ رہے ہیں جہانگیر ترین خان صاحب. ان کا کہنا یہ ہے کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ, جہانگیر ترین خان صاحب جو ابھی میں نے آپ کو جن کا بتایا تھا عمران خان کے حوالے سے, ان کا کہنا یہ کہ جی ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عوام کا وہ مہنگائی ہے, اور ہم آئیں گے اگر پاور میں تو ہم سب سے پہلے مہنگائی دور کریں گے. خیر یہ کون سا چمتکار دکھائیں گے, مگر بہرحال سب لوگ کہہ رہے مہنگائی کو بھگا دیں گے, مہنگائی کم کر دیں گے, عام پبلک کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی, پاکستان خوشحال ہو جائے گا, پاکستان کی پوری دنیا سے اچھے ریپوٹیشن آ جائے گی, پاکستان کی دوستی ہو جائے گی, سب بتا رہے, مگر کیسے یہ کوئی نہیں بتا رہا.
मतलब सारे हर तरह की बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर से टेररिज्म खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर से जो है वो महंगाई खत्म हो जाएगी, पब्लिक खुशहाल हो जाएगी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। हम भारत से, चाइना से, अमेरिका से, पूरी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। वो सब कुछ कह रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस जिस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, मगर कोई बता नहीं रहा कि कैसे, मतलब कोई तरीका, कोई तरकीब, कोई चूरन, कुछ तो बताइए कि आप लोग ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जिससे ये सब कुछ होगा। ये तो स्टेटमेंट्स है ना सिर्फ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर करेंगे कैसे ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को तो क्लिक कर ही दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।